हॉबसन का सिद्धांत। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं हॉबसन के सिद्धांत के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों के बारे में, इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को हॉबसन के सिद्धांत के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बता देते हैं। तो उन्होंने 1902 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इम्पीरियलिज्म ए स्टक्की में पूंजीपति वर्ग के वित्तीय हितों को साम्राज्यवादी इंजन के नियंत्रक की संज्ञा दी। साम्राज्यवादी के बारे में अब तक देश प्रेम, साहसिकता, सभ्य बनाने के मशीन जैसी शब्दावली में तरह तरह के लंबे चौड़े दावे किए जाते थे दोस्तों। ये बात भी आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं इसके बारे में। तो सभ्य बनाने की मशीन जैसी शब्दावली में तरह तरह के लंबे चौड़े दावे किए जाते थे, किंतु हॉबसन ने वित्तीय तत्वों को इन सब से ऊपर रखा। विदेशों में साम्राज्यवादी विस्तार का एक प्रमुख कारण था देशी जो विनिर्माण में पूंजी का अवरुद्ध हो जाना। घरेलू बाजार सीमित था क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग निम्न आय वर्ग के थे, इसलिए वे सामान की बढ़ी हुई आपूर्ति के खपत नहीं कर सकते थे। बड़ी फ्रेमें जोखिम उठाने तथा निरर्थक अति उत्पादन से बचती थी। इन दोनों कारकों आय के वितरण तथा इज़ेदारी आचरण का परिणाम यह हुआ कि अपने देश की सीमाओं के बाहर निवेश में आए अवसरों तथा नए बाजारों की तलाश की जाने लगी दोस्तों। ये सब बात जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इस प्रकार हॉबसन ने एक ऐसे तत्व का पता लगाया जिसे उसने साम्राज्यवाद को आर्थिक जड़ की संज्ञा दी। साथ ही उन्होंने राजनीतिक साम्राज्यवाद तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी मतलब साम्राज्यवाद द्वारा लाए गए परिवर्तनों की एक पूरी श्रृंखला की व्याख्या की। हॉबसन ने यूरोपीय विस्तारवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि यह आधुनिक पूंजीवाद में कुछ अल्प
भोगवादी प्रवृत्तियों तथा विकास के उन्नत चरण में पूरी प्रणाली के अंतर्गत कुछ अपसमंजनों जैसे हर राष्ट्रीय आय के असमान वितरण से उत्पन्न होने वाली बचत एवं उपभोग के बीच का असंतुलन का कारण होता है, परिणाम है। ये सब बातें भी दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों उनका विचार था कि यदि श्रमिकों की आय में वृद्धि करके किसी देश के उपभोग स्तर को ऊंचा उठाया जा सके तो एक लंबे अरसों के लिए देश के अंतर्गत ही बाजार का विस्तार होगा और औपनिवेशिक विचार की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही वह स्थल था जहां लेनिन का हॉबसन के साथ गहरा मतभेद था। दोस्तों यहाँ पे जो हॉबसन थे उनका दोस्तों कहना था कि जो भी किसान भाई लोग हैं, किसान भाई लोगों के जो कृषि कार्य में और उनके सामान और व्यापार में मदद करने की कोशिश करते थे। दोस्तों हॉबसन, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस प्रकार हम देखते हैं कि हॉबसन जैसे उम्र उदारवादी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि वे स्वयं पूंजीवाद ही साम्राज्य के विस्तार के मूल में हैं। उनकी दृष्टि से यह मात्र एक उप समायोजन था जिसे यदि समझ लिया जाए तो ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे साम्राज्यवाद पर मार्क्सवादी विचार। साम्राज्यवाद पर मार्क्सवादी विचार के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताने वाले हैं। इसके बारे में भी जानना दोस्तों आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो चलिए हम इसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो मार्क्सवादी संप्रदाय यह मानता है कि साम्राज्यवादी दर्शन पूंजीवादी प्रणाली में ही अंतर्निहित है, जिसे और स्वयं इस प्रणाली का करके ही इसे समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों हिलफंडिंग की केंद्रीय धारणा वित्तीय पूंजी की धारणा थी जिसमें बैंकों का तेजी से विस्तार होगा। ये सब बात भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। जहां मार्क्स बैंकों को औद्योगिक पूंजी की धारणा थी, ये सब बात भी आप लोगों को दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला, जिसमें बैंकों का तेजी से विस्तार होगा। ये सब बात हम आप लोगों को दोस्तों बता दिए। उनकी दृष्टि में अपने व्यापक वित्तीय साधनों की वजह से बैंक जो है वो अहम भूमिका स्वीकार करते थे। उद्योगों पर कारगर ढंग से अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे और इजारेदारों को बढ़ावा दे सकते थे। ये इजारेदार कालांतर में उपनिवेशों में भी पहुंच सकते थे, जिससे वे अपनी पूंजी का लाभप्रद रूप में निवेश कर सके। इस प्रवृत्ति ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि जो भी बैंक थे, तो उस समय के जो भी साम्राज्यवाद में मतलब लोग थे, उनका कहना था कि बैंक भी लोगों की मदद करे, जिसके कारण लोग अपने काम को अच्छे से कर सके और लाभ अच्छा से अच्छा मुनाफा और लाभ कमा सके। दोस्तों रोजा लग्जेमेनबर्ग ने अपने समय की अग्रण्य महिला मार्क्सवादी सिद्धांतकार थी। उन्होंने अपनी पुस्तक
पूंजी का संग्रह में साम्राज्यवाद का विस्तार किया। उनके अनुसार पूंजीवाद की केंद्रीय समस्या थी प्रभावी मांग की कमी, मजदूरों में बढ़ी हुई अति उत्पादन और नए बाजारों की तलाश। ये सब बात भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। इसका एक और पहलू यह था कि साम्राज्यवाद पूंजीवादी संबंधी ही की एक अनिवार्य स्थिति थी। इसकी वजह था कि पूंजीवादी समृद्धि के लिए पूंजी का बराबर इकट्ठा हो जाना एकदम नामुमकिन था जब तक गैर पूंजीवादी देशों में प्रभावी मांग पैदा ना हो, क्योंकि स्वयं अपने देश में तो मांग बढ़ेगी नहीं। मांग में यह वृद्धि गैर पूंजीवादी देशों के उपनिवेशीकरण द्वारा संभव थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों लेनिन द्वारा प्रतिपादित साम्राज्यवाद का सिद्धांत। लेनिन द्वारा जो प्रतिपादित साम्राज्यवाद का सिद्धांत था, इसके बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानकारी को बताने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम आप लोगों को दोस्तों कुछ जानकारियां दे देते हैं। तो लेनिन ने साम्राज्यवाद विषयक सिद्धांत पर विचार करने से पहले 3 प्रारंभिक बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि लेनिन का साम्राज्यवाद पूंजीवाद का चरम रूप शीर्षक निबंध जो उन्होंने 1916 में जेरुख में अपने निर्वासन के दौरान लिखा था, ये सब बात भी दोस्तों लेनिन के बारे में काफी ज्यादा जानकारी वाला बात है।